Welcome to the Vidya Jurist, dear students. People who are aspiring to become a judge or people who are aspiring to opt any of the legal services in this country. आप विधिक सेवा के लिए इच्छुक हैं तो राइट। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जामिनेशन के विषय में। एडीपीओ का एग्जामिनेशन जिसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी कहते हैं, इसके विषय में आपने अपने कानूनी प्रावधानों के तौर पर पहले सीआरपीसी में और अभी वर्तमान में बीएनएसएस के अंतर्गत डेफिनेटली पढ़ा होगा। एडीपीओ की वैकेंसी भी लगभग सिविल जज के इक्विलिब्रियम देखी जा सकती है। जो भी पर्टिकुलर पर्सन सिविल जज की प्रिपरेशन करते हैं, निश्चित तौर पर उनके पास एक बेहतर ऑप्शन एडीपीओ एग्जामिनेशन के तौर पर भी हमेशा रहा है और आज भी है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन के विषय में हम बात करेंगे। एडीपीओ एग्जामिनेशन प्रीवियसली कब किन ईयर्स पर यह वैकेंसी अनाउंस हुई थी, किस प्रकार की वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, क्या पार्ट ऑफ सिलेबस था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, क्या ट्रेंड था। और रिसेंटली चूंकि इसकी काफी जो है इस वैकेंसी के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं रिसेंटली मध्य प्रदेश में, तो इस पर्टिकुलर विषय में जानना बहुत जरूरी होगा। और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर अवसर भी खोलेगी। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन थे मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है जो एमपी एडीपीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। एमपी एडीपीओ के एग्जामिनेशन में टोटलिटी में दो पार्ट ऑफ सिलेबस के तौर पर चीजें इंक्लूडेड हैं। इसमें आपको बता दूं कि एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एमसीक्यूज और दूसरा फेज जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। पहला फेज जो लगभग एलिमिनेशन स्टेज भले ही हो, लेकिन उसके भी मार्क्स आपके इंटरव्यू के मार्क्स के साथ ऐड होते हैं और उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। राइट। तो सबसे पहले हम अगर रिटन एग्जाम की बात करें, रिटन एग्जाम का तात्पर्य यहां पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से ही है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है। इसके पार्ट ऑफ सिलेबस में सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया एंड द इंटरनेशनल और वर्ल्ड से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। वहीं इसके पार्ट नंबर बी में लॉ से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं और लॉ के अंतर्गत नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें एडेड हैं। राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर सब्जेक्ट वाइज हम देखें तो इसके जीके के पोर्शन में आपको मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नर, कैबिनेट यानी जो पॉलिटिकल काइंड ऑफ पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेनियस इवेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके जीके पोर्शन में आते हैं। और उसके बाद चूंकि ये प्रीवियस 2021 के एडवर्टीजमेंट से लिया हुआ हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस वाली बातें लिखी हुई हैं। नए एडवर्टीजमेंट में डेफिनेटली बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के प्रोविजंस या ये पर्टिकुलर लॉज इंक्लूड रहेंगे। राइट। यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, एमपी एक्साइज एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, राइट, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब आप यहां पर कुछ ऐसे माइनर लॉज भी पाएंगे जो लॉज आपने पहले कभी कम सुन रखे होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लॉज को पढ़ना बहुत आसान है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी, नंबर ऑफ सेक्शंस काफी कम संख्या में है और इनके बेसिक बेसिक चीजों को ही हमें प्रिपेयर करना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पिक करेंगे तो आप समझेंगे कि जिस लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं उस हिसाब से एमपीएडीओ का एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत सूटेबल है। राइट। आरटीआई का एक्ट भी इसमें पूछा जाता है, एनडीपीएस लॉ भी आता है, एससी एसटी एक्ट भी इसमें पूछा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी इसके पार्ट ऑफ सिलेबस में शामिल कहा जाएगा। तो एक हो गया रिटन टेस्ट, दूसरा होगा इंटरव्यू फेज। रिटन टेस्ट जो होगा ये आपका टोटल 150 क्वेश्चंस को कंटेन करेगा, जिसमें टोटल 450 मार्क्स इन टोटलिटी इसमें रहेंगे। क्यों? क्योंकि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और यहां पर आपके लिए बड़ी विशेष बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी एडेड है, यानी यहां पर ऋणात्मक प्रकार से मूल्यांकन भी होगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग यहां 1/3 है। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्गली आंसर करते हैं तो वहां पर आपके सही आंसर के 1 अंक काट लिए जाएंगे। राइट। Every correct answer is awarded by 3 marks and there will be a negative marking of 1 mark for every incorrect answer. This is very much relevant information that you should aware about. क्योंकि ये जो particular change आप देख रहे हैं with regard to the part of syllabus, ये 2021 मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जामिनेशन के पार्ट ऑफ सिलेबस में होने वाले बड़े चेंजेस रहे हैं, जहां पर हमने जीके पोर्शंस को भी इंक्लूड किया, जहां पर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ 3 पर क्वेश्चन 3 मार्क्स अलॉटमेंट की बात की, जहां पर हमने नेगेटिव मार्किंग की भी बात की। अर्थात नेगेटिव मार्किंग प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंतर्गत होल्ड नहीं कर रहे थे, ये नए पार्ट ऑफ सिलेबस में 2021 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए थे। राइट। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का ही है।
ये एक पार्ट ऑफ सिलेबस आप देख सकते हैं कि जीके पोर्शन में जनरल अवेयरनेस ऑफ मध्य प्रदेश से टोटल 35 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडिया से टोटल 10 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड से टोटल 5 क्वेश्चंस। टोटलिटी में 50 क्वेश्चंस आपके जीके पोर्शन से रहेंगे और रेस्ट क्वेश्चन आपके लॉ सब्जेक्ट्स रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 450 मार्क्स का ये पेपर होगा और जो टाइम पीरियड आपको अलॉट किया जाता है वो लगभग 3 घंटे का टाइम आपको अलॉट किया जाता है, राइट। अनदर थिंग अबाउट दी स्ट्रेटजी और ऑल, उनके बारे में हम बात अभी कर लेंगे। अब थोड़ा सा आप इसके विषय में हम्म और समझ लीजिए। मैं आपको कुछ रीसेंट 2021 के ईयर में जब ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था उस वक्त किस तरीके से इसके पार्ट ऑफ सिलेबस में चीजों इंक्लूड किया गया था उन सारी बातों के विषय में बात करना चाहूंगा। यहां पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा। 2021 में लास्ट 3-4 इयर्स बैक अगर हम देखें तो उस समय जब ये एडवर्टीजमेंट अनाउंस हुआ, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा गया है, साफ साफ हिंदी शब्दावली में आप पढ़ सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि या लॉ में उपाधि या समकक्ष होनी चाहिए। तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये एक इसकी आवश्यक योग्यता के तौर पर भी यहां पर मेंशन्ड है। इसके साथ अधिमान्यता किस चीज को होगी? प्रथम श्रेणी वाले या बार में यानी बार एसोसिएशन में विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या हायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखने वाले पर्संस को यहां पर थोड़ा सा एक प्रकार से अधिमान्यता दी जाएगी। if you have a higher qualification, if you are a practicing lawyer before the court, right, तो ऐसे कैटेगरीज में आपको दूसरे अदर कैंडिडेट से अधिमान्यता दी जा सकती है। तो शैक्षणिक योग्यता कितनी है? सीधे तौर पर लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट पर्सन यू आर एलिजिबल इन दी मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जामिनेशन। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, मेक योर माइंड, बिकॉज द upcoming vacancy that is going to come in recent time, right, 2025 के लास्ट पर्टिकुलर मंथ तक मेरा ख्याल है कि एमपीपीएससी जो अपना शेड्यूल जारी करती है, कैलेंडर जारी करती है, उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इस बार एमपीएडीपी की वैकेंसीज अनाउंस होंगी ही। इसके बारे में काफी परिचर्चा भी है और नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी अवेलेबल भी है। इसके विषय में भी सरकार ने अपनी एडवाइजरी भी जारी की थी, राइट। और क्या बात आपको इसके विषय में जानना है, मैं थोड़ा सा उस विषय पर आता हूं। यहां पर रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को भी दी जाती है। रेस्ट ओबीसी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीपल्स को तो पहले भी अवेलेबल था। महिलाओं को, जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, इनको 33% का रिजर्वेशन है। अभी शायद 2% कुछ और इंक्रीज हुआ है, अभी ऑनरेबल सीएम साहब ने इसकी घोषणा भी की थी, तो शायद ये 35% भी हो जाए। दूसरी अन्य बात जो आपको जानना चाहिए, जब आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसके उसके पोस्ट या पद के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब आप सिविल जज के तौर पर तैयार होते हैं तो आप सिविल जज की सारी जानकारी रखते हैं कि एक सिविल जज की क्या रैंक होती है, क्या उसकी सैलरी या दूसरे फैसिलिटीज होते हैं, राइट, उनका वर्क कल्चर या उनका कार्य प्रणाली, कार्यशैली आदि क्या होती है। इन चीजों के बारे में आप जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको इसलिए भी जरूरी है कि आप उस पद के विषय में सारी जानकारी रखें और इसलिए भी जरूरी है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं वो प्रोबेटिव फोर्स का भी काम करती है। तो एडीपीओ के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स अर्थात राज्य के जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आने वाला ये पद है। राजपत्र द्वितीय श्रेणी का ये पद माना जाता है, अर्थात आप एक गजेटेड ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर के तौर पर कार्य करते हैं। ये जो पद आते हैं ये अपने आप में परमानेंट नेचर होते हैं। अभी इनकी जो सैलरी और ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे के आधार पर जो है कार्य कर रहा है। और लास्ट टाइम जब 2021 में वैकेंसी अनाउंस हुई थी उस वक्त ये जो 6th पे कमीशन है, 6वां वेतन आयोग है, उसके अनुसार ये स्पेसिफाई किया गया था और साथ में 7वें वेतनमान में तत्स्थानीय वेतनमान देय होगा, ये बात इसमें लिखित थी कि आपको 7th पे कमीशन के आधार पर पेमेंट किए जाएंगे। आपकी ड्यूटीज क्या होंगी वो बात भी यहां पर लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश में जिला स्तर और तहसील स्तर पर दांडिक मामलों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में राज्य की ओर से लोक हित में पैरवी करना। देखिए कितनी क्लासिक बात है कि ये सारी बातें एक्सप्रेसली मेंशन की जा रही है। ये अलग तथ्य है कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉ पीपल, यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट बिकॉज यू हैव डन विद द सब्जेक्ट लाइक सीआरपीसी और बीएनएसएस, एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ बीएनएसएस एंड सीआरपीसी देयर आर द प्रोविजंस व्हिच आर स्पेसिफाइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो यू आर वेरी वेल नोन पर्सन। बट ये बात आपके एडवर्टीजमेंट में बड़ी क्लियरली भी लिखी जा रही है कि आपका कार्य क्या होगा और आपकी कार्यप्रणाली का स्थान क्या होगा। तो ये जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, तालुका स्तर पर जो भी आपके क्रिमिनल मैटर्स हैं तो राज्य की तरफ से पैरवी करने के लिए, स्टेट की तरफ से स्टेट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के तौर पर आपको एक्ट करने के लिए यहां पर ये ड्यूटीज भी स्पेसिफाइड है, राइट। फिर से यहां पर वही बात रिपीट हुई है जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अधिमान्यता और रोजगार पंजीयन की बात सामने आती है। इसके साथ
व्हाट नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो, मैं थोड़ा सा उस पॉइंट पर आऊंगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट से काफी कुछ चीजें क्लियर होती हैं। यहां पर मिनिमम एज 21 ईयर स्पेसिफाई की गई है और मैक्सिमम एज 40 ईयर रखी गई है। आप देखिए कि स्पान ऑफ टाइम जो है वो काफी हद तक जो है एक बड़े स्तर पर रखा गया है कि वे पीपल भी जिनकी एज अभी 40 वर्ष से ज्यादा नहीं है ना, 40 वर्ष से कम है, वे पर्सन भी यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पर्सन्स, विशेषकर महिलाएं जिनका जिनका विवाह हो चुका है या जो अपनी पारिवारिक स्थितियों में आ चुकी हैं, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पीपल हु आर वर्किंग राइट समवेयर, और उनका कभी इस प्रकार का एक स्वप्न रहा हो कि हम कभी जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर नहीं, अगर हमारा एक जो टाइम है 35 ईयर का वो क्रॉस हो चुका है, तो अभी यू पीपल हैव टाइम टू अपीयर फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम, राइट। तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जहां ये यही चीज आपको राजस्थान जुडिशरी और उसके अन्य एग्जामिनेशन में भी मिलती है, राइट। तो 40 ईयर्स का टाइम पीरियड यहां पर दिया गया है। तो अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं है तो आप एमपी एडीपी एग्जामिनेशन के लिए अभी भी एलिजिबल हो सकते हैं, राइट। चयन प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर आगे लिखी जा रही है। ये बातें भी हमारे दिमाग पर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत माइनर बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। परीक्षा में प्राप्तांक गुणानुक्रम के आधार पर, मेरिट के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना और समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। अर्थात जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए कितने नंबर ऑफ पीपल क्वालिफाई करेंगे, पर पोस्ट पर सीट 3 पर्टिकुलर कंटेंडर्स शुड बी देयर। तो एक सीट में 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए फाइनलाइज किया जाना है। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के दोनों भागों में अलग अलग मिनिमम 40% जो मार्क्स हैं वो जो है एक्वायर करने होंगे। मध्य प्रदेश के जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 10% की छूट दी जाएगी और इस प्रकार उनके लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र के दोनों भाग में अलग अलग केवल 30% अंक अर्जित करना, मतलब मिनिमम, केवल नहीं मिनिमम 30% अंक अर्जित करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर चाहे वो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पर्सन हो उनके लिए 40% रखा गया है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी और साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 30% की सीमा रखी गई कि मिनिमम इतने मार्क्स तो आपको सिक्योर करने ही हैं। दोनों पार्ट का मतलब है कि आप दोनों ही हिस्सों में, दोनों पार्ट्स में, जो भी उसके पार्ट ऑफ सिलेबस के अंतर्गत स्टेजेस हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का जो मूल्यांकन या वैल्यूएशन है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ किया जाएगा। हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 अंक सही आंसर से कट कर लिए जाएंगे, राइट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विथ रिगार्ड टू द एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन। आगे चल करके फिर इसमें चूंकि ये एडवर्टीजमेंट ही है प्रॉपर, तो इसमें रेस्ट ऑफ दी जानकारी 2021 में डाली गई थी कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, उसमें आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट के संदर्भ में जानकारी देंगे, आईडी कार्ड्स क्या आप प्रोवाइड कर सकेंगे। In the last, I would like to come on the part of specific part of syllabus and other things. Here it is, परीक्षा योजना, जो मैंने अभी अभी पीपीटी स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश भी की थी, वो इसी का एक हिस्सा था जिसमें आपने देखा कि सेम काइंड ऑफ फैक्टर रिटन एट हियर, राइट। इन द लास्ट आपको मिल सकता है इसमें वे सारे पार्ट ऑफ सिलेबस के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स अगर इसमें होगा, राइट, या शायद ऊपर ही हो। तो ओवरऑल मैंने आपको पीपीटी में दिखाई दिया है कि लॉ के पार्ट में या लॉ के सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो वो चीजें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड हैं कि विधि के शब्दावली में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहेंगे। अब थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं कट ऑफ के विषय में। अगर हम एडीपीओ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलर वैकेंसीज इसमें नहीं आती हैं, है ना। ये एक स्पेसिफिक स्पान ऑफ टाइम कवर होने के बाद ही आ पाती हैं। प्रीवियसली 2015 में, उसके बाद 2021 में, और अब एक हलचल सी है कि अभी एमपी एडीपी एग्जामिनेशंस के अंतर्गत वैकेंसी अनाउंस होगी, राइट। अब 2015 में जब वैकेंसी आई थी वो भी 200 प्लस थी, राइट। अभी 2021 में आई तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी। अब पॉइंट ये है कि किस प्रकार के कट ऑफ रहे हैं। 2015 में पार्ट ऑफ सिलेबस कुछ और था, 2015 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2015 में जो कट ऑफ स्कोर था वो काफी हाई था जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। 2021 में आपका ये स्कोर काफी हद तक मुझे लिमिटेड दिखाई पड़ रहा है और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं।
उसमें आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 195 ये इधर मार्क्स जो लिखा है ये आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ उसका है और इधर आपका इंटरव्यू का है। दोनों को टोटल करने पर स्थिति अनरिजर्व कैटेगरी पर यहाँ 195, राइट। और भी ऐसे कुछ नंबर्स मिलेंगे जहां पर 178, 292, मतलब इस प्रकार की मार्किंग में आउट ऑफ व्हाट हियर इट इज रिटन क्या टोटल जो मार्क्स रहे हैं 488 रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चंस बाद में डिलीट भी हुए थे जिससे इसकी मार्किंग कम हो गई थी, राइट। तो पूर्णांक जो प्रीलिम्स का था वो 438 हो गया था, इंटरव्यू का स्टैटिक रहा और टोटलिटी में 488 रहा, है ना। तो 488 में से जो मार्क्स अगर हम बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो काफी, हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अपने आप इतना हाईएस्ट मार्क्स जो अचीवेबल नहीं है। आपको समझना है कि चूंकि अब नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग हाई है, ये एक अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग कही जा सकेगी, तो ऐसी ऐसे परिदृश्य में आपको सब्जेक्ट्स पर अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। सब्जेक्ट में जो भी चीजें पूछी गई हैं, अगर आप 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। ऐसा कोई कंसेप्ट बेस्ड या ऐसा कोई कोई अलग बात नहीं पूछ ली गई जिसके विषय में आप ये कह सके कि ये बात हमने पढ़ी नहीं या इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो आप अगर बेयर एक्ट को ही ठीक से कवर अप करते हैं तो बेयर एक्ट ही इस एग्जामिनेशन की जान है, राइट। तो इसमें मेजरली सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए लॉ के सब्जेक्ट्स। जहां कहीं भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर आपके पार्ट ऑफ सिलेबस की चीजें लिखी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश जीके के लिए आप कोई भी एक बेस्ट बुक प्रेफर कर लीजिए। अभी की स्थिति में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एमपी जीके की अच्छी बुक्स आने लगी हैं। हिंदी में देखें तो परीक्षा धाम यू कैन प्रेफर, राइट। कुछ और भी किताबें हो सकती हैं, परीक्षा धाम थोड़ा मुझे लगता है कि अपने आप में मध्य प्रदेश जीके के लिए एक ऑथेंटिक किताब कही जा सकती है। और ऐसा मैं अपने अनुभव और ज्ञान के साथ, तो ठीक है, मैं उन पर्सन्स के अनुभव और ज्ञान के साथ भी कह रहा हूं जो लोग एमपीपीएससी के एग्जाम्स लिखते हैं, उसमें क्वालिफाई हुए हैं और उसमें अच्छे रैंक्स भी होल्ड किए हुए हैं। इसके साथ आप अरिहंत की भी एमपीजीके की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, वो भी इसके लिए प्रेफर की जा सकती है। और भी अन्य पब्लिकेशंस की मिल सकती हैं, आप इनमें से कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, जो भी आपका पढ़ने का माध्यम हो। इसके बाद आप अगर इंटरनेशनल जीके और दूसरे नेशनल जीके की बात करें तो उसके लिए आप कोई भी एक मैगजीन रेगुलरली पढ़ें। अगर आप पर मंथ के हिसाब से नहीं पढ़ सकते तो आप समसामयिकी करके कुछ मैगजीन्स रिलीज होती हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, तो उनमें से किसी भी पर्टिकुलर बुक को आप रेफर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एमपी जीके इंटरनेशनल जीके और नेशनल जीके इंक्लूड है, तो आपको रेगुलरली कोई एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। अब स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आपकी भाषा पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस भाषा से हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो भी आप रेफर करें, अथवा आप अगर रेगुलरली पढ़ने वाले लोग नहीं हैं तो फिर दैनिक भास्कर, जो हिंदी भाषा से हैं, दैनिक भास्कर को भी प्रेफर कर सकते हैं, पर आपको बहुत चूजी होकर पढ़ना होगा। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से कौन सी चीजें हैं जो आपको वहां से पिक करनी है, या जनसत्ता हिंदी में आती है उसे आप रेफर कर सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली एक डेली न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है कि आप अभी से ही कंटिन्यू करें, अगर आप अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले आपने कभी कोई एग्जामिनेशंस नहीं लिखे हैं, इसके पहले आपने कभी प्रिपरेशन में इस तरीके से आप नहीं रहे, तो डे वन से इसकी तैयारी शुरू करिए, और वो भी स्ट्रक्चर्ड पोजीशन में। ऐसा नहीं कि आप कभी भी बैठे और कभी भी आप जीके पढ़ रहे हो, कभी भी आप इंटरनेशनल जीके पढ़ रहे हो, कभी भी आप लॉ पढ़ रहे हो। इस तरीके से तैयारी नहीं होती। एक एग्जाम को अगर टारगेट करना है तो उस एग्जामिनेशन को पहले समझना है, एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, पार्ट ऑफ सिलेबस क्या है, आर यू एलिजिबल, and then after go to the sources, the actual sources which are required to prepare for, right, and then after give many of the attempts as to mock test। आज तो इतने सारे दुनिया भर के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, किसी भी एक जगह से आप एक मॉक टेस्ट, एक या कई सारे जगहों से आप मॉक टेस्ट लीजिए और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। आप एमसीक्यूज सॉल्व करिए, नंबर ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पर लिखने का कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, लिखने वाला कोई स्टेज नहीं है, यहाँ पर टोटल एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। अब इस बार कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस में नया हो जाए या चेंज हो जाए, दैट वी कांट से, क्योंकि एमपीपीएससी चूंकि इसके लिए बहुत स्टैटिक बात नहीं कही जा सकती कि ये चीजें कंटिन्यू हो या ना हो, दैट कैन बी डिपेंड अपॉन द अपकमिंग टाइम, कि आगे और क्या बदलाव हो सकते हैं या होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो लेट द एडवर्टीजमेंट कम इन द अपकमिंग शेड्यूल्ड टाइम, जब भी ये आए, और उस समय आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। लेकिन अभी की स्थिति में ये क्लियर रहे कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में या कई वर्षों में जो जब भी एडीपीओ का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ये इसी इसी मोड से हुआ है, स्टेज 1 स्टेज 2, राइट। तो अभी की परिस्थिति में
बी स्टैटिक टू एमपीजी के, बी स्टैटिक टू रेगुलर काइंड ऑफ करंट अफेयर्स, चाहे वो इंटरनेशनल हो नेशनल हो। और उसके लिए हो सके तो आप कोई डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक बढ़िया सी मैगजीन परचेज करके मैगजीन को डील करना शुरू करिए, और उसके अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, वन लाइनर नोट्स बनाइए। और जो भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अभी के स्थिति में इस पार्ट ऑफ सिलेबस में लॉ सब्जेक्ट के तौर पर एडेड हैं, उन सब की बेयर एक्ट्स आपके पास होनी चाहिए, एंड दैट टू बी अपडेटेड, अपडेटेड बेयर एक्ट होनी चाहिए। और उस बेयर एक्ट से ही आपको अपने शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स और हाईलाइटिंग काइंड ऑफ नोट्स बनाने की शुरुआत अभी से कर लेनी चाहिए। समय भले ही हमें ज्यादा मिले एट द टाइम व्हेन द नोटिफिकेशन विल आउट, लेकिन बावजूद इसके भी आपकी तैयारी आज से ही शुरू होगी। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आनी है, पर वैकेंसी जब आएगी उसके बाद कितना टाइम रह जाएगा आपके पास, और उसमें आप कितनी बार रिवीजन कर सकेंगे, दिस इज द पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। तो इस शॉर्ट सेशन में, मैं इस सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आज के सेशन में मैंने आपको एडीपीओ के विषय में, मध्य प्रदेश एडीपीओ के विषय में पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, कि आप कट ऑफ को भी समझ सकें, आप जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है उसे समझ सकें, एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें कंटेन करती हैं उसे आप ठीक तरीके से पढ़ सकें, जान सकें, और साथ ही इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है ये जान सकें। तो आप अभी अगर ये 4 मंथ्स को ठीक तरीके से यूटिलाइज करते हो, या 4-5 मंथ्स को, क्योंकि टिल दिसंबर आई थिंक की वैकेंसी अनाउंस होनी चाहिए, तो 4-5 मंथ्स आप अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर लेते हो, तो यू विल बी दोज काइंड ऑफ कैंडिडेट हु at the time of the notification will be in position to revise the subjects, not to initiate, right? और जितना मल्टीपल रिवीजन होता है विषय का, उतना ही ज्यादा आपका कंपटीशन आपके लिए पुष्ट होता है। क्योंकि हम अगर नए नवेले तौर पर ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी को सिर्फ एक मौसमी कॉम्पिटिटर के तौर पर देने जाएंगे, कि वैकेंसी आई है फॉर्म भरा और एग्जाम दे आए, इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होते बेटा। इसलिए बी स्टैटिक, be authentic with regard to your preparation, be strategic, have a best kind of plan and try to execute it। अगर आप एक वर्किंग पीपल भी हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कि आप अपने दिन की दैनिक जीवन में 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम निकाल करके, मिनिमम 2 आवर्स का टाइम निकाल करके अभी भी आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ट्राई टू यूटिलाइज इट। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो विद किचूरिस इज ऑलवेज अवेलेबल। एमपी एडीपीओ के संदर्भ में किसी प्रकार की काउंसलिंग, किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि क्लासेस भी अगर आपको चाहिए, मॉक टेस्ट भी चाहिए, उन सारी चीजों का की व्यवस्था विद किचूरिस में है। यहाँ पर एमपी एडीपीओ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, राइट? और आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लीजिए। इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप कभी इस प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। एमपी एडीपीओ के लिए हमारा एक सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम अभी भी रन कर रहा है। आप चाहें तो उसमें अपने आप को एनरोल करके इस तैयारी को अपना टाइम शेड्यूल फ्रेम करके, जिसमें अगर आप चाहें तो यहाँ के मेंटोर्स भी आपको इसमें हेल्प करेंगे कि हाउ टू मेक योर प्रॉपर शेड्यूल टू रिवाइज, टू रीड, टू डन द थिंग इन अ रेगुलर मैनर। तो अगर आप वर्किंग पीपल भी हैं तो भी आपके लिए कोर्स बहुत ही शानदार रहेगा। सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम के तौर पर, जहां पर सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे टेस्ट सीरीजेस आपके पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगी, और उसके रिगार्डिंग, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या उस टेस्ट के रिगार्डिंग, या इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी होगी तो यू कैन ईमेल, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द टीम, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द मेंटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन। बी पॉजिटिव। थैंक यू।